नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली IAS एकेडमी रायपुर से। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो है फंडामेंटल राइट। आप सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट बेसिकली ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना गौरवपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। यानी जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक अधिकार हैं उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौलिक अधिकार अपनी प्रकृति से नकारात्मक है, निगेटिव इन नेचर। ये सारे मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो मौलिक अधिकारों को जानने के पूर्व हमको ये जानना पड़ेगा कि वास्तव में राज्य की परिभाषा क्या है और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं शामिल किए जाते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इन दिस पार्ट अनलेस द कार्टेक्स अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and the government and the legislature of each of the state and all local authorities and other authorities within the territory of India or under the control of government of India। That means state की definition के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो 1, 2, 3 और 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो स्टेट के अंदर शामिल किए जाते हैं। उसमें पहला बेसिक एलिमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल लेजिस्लेचर भी स्टेट में शामिल होता है। और जहां मैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करता हूं, इस सेंट्रल लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट शामिल है। और पार्लियामेंट में 3 चीजों को शामिल किया जाता है। पहला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। इसके बाद लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल और राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट का हिस्सा है, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा स्टेट की डेफिनेशन के अंदर शामिल किया जाता है। इसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, PM और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM जिसे हम कहते हैं, ये शामिल होते हैं। तो स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल का लेजिस्लेचर शामिल है। स्टेट के अंदर न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो शामिल है, बल्कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड एलिमेंट क्या है। तो ये बताता है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में क्या चीजें शामिल है। तो स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर शामिल हैं। जब मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो इसमें गवर्नर शामिल हैं। इसमें राज्य विधानसभा और
राज्य विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम लोग बोल रहे हैं राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर शामिल है। जहाँ मैं बात करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर शामिल है, सीएम शामिल है, और जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो भी शामिल है, और साथ ही स्टेट की जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है जिसमें स्टेट के सारे ऑफिसर्स होते हैं वो भी स्टेट की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद स्टेट की डेफिनेशन में जो तीसरा पॉइंट है वो बोलता है लोकल अथॉरिटीज। ऑल लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज, इन लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत सारे पंचायत और जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अधिकारी शामिल किए जाते हैं। तो पंचायत के सभी अधिकारी लोकल गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे। नगर पालिका और नगर निगम यानी म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सारे अधिकारी राज्य की श्रेणी के अंदर शामिल कर लिए जाएंगे। और इसी का पार्ट 4 बताता है कि अदर अथॉरिटीज इसमें शामिल होंगी। अब ये अदर अथॉरिटी वर्ड किसको बताता है? तो जब अदर अथॉरिटीज की हम बात करते हैं तो इसमें वो सारी अथॉरिटीज शामिल हो जाती हैं जो स्टेट के सोवरेन पावर का यूज़ करती है। इसके अंतर्गत वो सारी अथॉरिटीज शामिल कर ली जाती हैं जो राज्य के बिहाफ में कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करती हैं। वो सारी अथॉरिटीज़ जिसके ऊपर राज्य का कंट्रोल है, चाहे उसका कंट्रोल उसके अधिकारियों की भर्ती या उनको सस्पेंड करने में या उनको टर्मिनेट करने में हो, या फिर राज्य का फाइनेंशियल कंट्रोल उन सब अथॉरिटीज़ के ऊपर हो, वो सारी अथॉरिटीज़ अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत स्टेट की परिभाषा में शामिल हो जाती हैं। तो स्टेट की परिभाषा बहुत व्यापक है, इतने सारे इंस्टीट्यूशन को स्टेट की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन ना कर सके, इसलिए राज्य की परिभाषा को व्यापकता देने का प्रयास किया गया है। ज़्यादा ब्रॉड जो है स्टेट की डेफिनेशन को रखा गया है। अब इस स्टेट की डेफिनेशन को लेकर एक विवाद भी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विवाद ये है कि क्या हायर कोर्ट्स, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं, जो आर्टिकल 32 के तहत आपके फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करते हैं। आर्टिकल 32(1) आपको अधिकार देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को और 226 हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो आपके फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। अब मुख्य सवाल ये है कि या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी राज्य की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं या नहीं। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टेट है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 2 प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक फंक्शन होता है जुडिशियल फंक्शन और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने प्रेमाइसिस के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने प्रेमाइसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, उन कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं। तो इसके संदर्भ में जब वो कोई कानून बनाते हैं या इसके संदर्भ में कोई काम करते हैं, कोई ऑर्डर पास करते हैं, तब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते हैं। और जब भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेंगे उनको स्टेट के श्रेणी में शामिल माना जाएगा। परंतु जब वो किसी मामले में निर्णय देने का काम करते हैं तब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करने के दौरान
वो राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति है। इसके ऊपर दो प्रमुख वाद दायर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिन वादों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हायर कोर्ट शामिल किए जाएंगे या नहीं। उसमें पहला केस था नरेश वर्सेस महाराष्ट्र और दूसरा केस था अंतुले वर्सेस नायक। नरेश वर्सेस महाराष्ट्र के केस में न्यायालय का निर्णय था कि जुडिशियल फंक्शन करने के दौरान न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी हायर जुडिशरी स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर ये स्टेट की परिभाषा में शामिल किए भी जाएं तो ये स्वयं अपने विरुद्ध रिट अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि दूसरे निर्णय में कोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो उनको भी स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत शामिल मान लिया जाएगा। परंतु इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रही कि ये दोनों केस अलग अलग थे। इन दोनों केसों में एक दूसरे केस के मेरिट्स पर विचार नहीं किया गया। तो आज भी ये संशय का विषय है कि कोर्ट्स यानी हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब भी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये स्टेट हैं या नहीं। सामान्य तौर पर माना जाता है कि ये स्टेट की श्रेणी में नहीं आते जब ये जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो, परंतु क्योंकि एक डिसीजन में इनको स्टेट मान लिया गया है, इसीलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई नया वाद इस संदर्भ में दाखिल नहीं किया जाता तब तक हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनको राज्य कहा जाए या नहीं। तो ये था हमारे राज्य की पूरी परिभाषा। परंतु अगर CGPSC में आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते समय स्टेट है या नहीं, तो आप जवाब देंगे नहीं है, क्योंकि जनरली CGPSC नरेश वर्सेस महाराष्ट्र के डिसीजन को ही कंसीडर करता है। तो ये स्टेट के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली। स्टेट की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हमने बात कर ली। स्टेट की डेफिनेशन को ब्रॉड क्यों बनाया गया है इसके बारे में भी हमने बात कर ली। स्टेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो स्टेट है जिसके अगेंस्ट आपको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, और इसकी डेफिनेशन इतनी ब्रॉड है क्योंकि अधिकांश इंस्टीट्यूशन स्टेट में शामिल हो जाए और वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो फंडामेंटल राइट के संदर्भ में दूसरा आर्टिकल यानी आर्टिकल 13 के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।